हाँ जी। तो 31 मार्च का दिन है आज। 31 मार्च यूजुअली टैक्स के लिए याद करा जाता है। एंड हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर म्यूचुअल फंड में पैसा कमाते हैं या लोगों को कमा के दे रहे हैं तो उनको टैक्स कितना लगेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टैक्सेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आपको हमेशा प्री टैक्स पोस्ट टैक्स रिटर्न्स के एनालिसिस करने पड़ते हैं। ठीक है। तो जब मैं म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन की बात करता हूँ बॉस, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, बोले लास्ट में सुरसुरी बांध के छोड़ दिया। ठीक है। एनीवेज, जब म्यूचुअल फंड की बात करता हूँ, टैक्सेशन की बात करता हूँ, तो इसका जो टैक्स है ना वो मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करता है। समझना, जैसे कि किस तरह का फंड है। मतलब इक्विटी फंड के लिए अलग टैक्स रेट है, डेट फंड के लिए अलग टैक्स रेट है। समझ रहे हो। कैपिटल गेन्स, आपको जो कैपिटल गेन हुआ है वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। ठीक है। डिविडेंड, आपको कैपिटल गेन हुआ है या म्यूचुअल फंड ने आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दोनों का टैक्सेशन अलग अलग है। आपने कितने होल्डिंग पीरियड, कब से आप इसको होल्ड कर रहे हो, ये सब चीजें थोड़ी सी अलग अलग है। आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ, कंप्लीट फोकस के साथ यहां पर लगना। छोटा सा प्यारा सा लेक्चर है, इसको अच्छे से खत्म करेंगे। टैक्सेशन आपके दिमाग में वन शॉट के अंदर अंदर जाना चाहिए। ठीक है। आप पहले ये समझो कि डिविडेंड्स के ऊपर टैक्सेशन कैसे लगता है 2020 तक। अच्छा, ये सिर्फ उन्हीं म्यूचुअल फंड्स पे एप्लीकेबल होगा जो डिविडेंड प्लान वाले हैं। ग्रोथ प्लान पे ये पूरा केस एप्लीकेबल नहीं है। 2020 तक ऐसा बोला जाता था कि जो शेयर होल्डर है ना, कंपनी जब उसको डिविडेंड देगी, ठीक है, तो टैक्स कंपनी काट लेगी और फिर उसको कंपनी डिविडेंड देगी। मतलब टैक्स की जो लाइबिलिटी आती है, जो टैक्स भरना होता है गवर्नमेंट को, वो लाइबिलिटी कंपनी के ऊपर थी। समझ रहे हो आप। तो अब ये लाइबिलिटी क्या हुई, अब ये लाइबिलिटी शिफ्ट होके 2020 के बाद ये लाइबिलिटी शिफ्ट होके शेयर होल्डर के पास आ गई। तो पहले क्या होता था 2020 के पहले की जो डिविडेंड की इनकम होती थी वो एग्जम्प्ट होती थी। एग्जम्प्ट होने का क्या मतलब होता है? एग्जम्प्ट होने का सिंपल सा मतलब ये होता है कि वो इनकम के ऊपर मैं टैक्स भरने के लिए लायबल नहीं हूं। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि कंपनीज ऑलरेडी आपके बिहाफ पर टैक्स भर देती थी। ठीक है। अब देखिए, 2020 के बाद मोदी जी ने बोला, बोले ये सब क्या लगा रखा है कि कंपनी टैक्स भर रही, जिसके हाथ में एंड में पैसा आता है वो टैक्स भरेगा, बात खत्म हो गई। तो यहां पर टैक्स, पहले जब कंपनी टैक्स भरती थी तब इसको डीडीटी बोला जाता था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है। अब जब ये शेयर होल्डर भरता है तो शेयर होल्डर के हाथ के अंदर ये टैक्सेबल वैल्यू आती है। जब शेयर होल्डर अपना रिटर्न फाइल करेगा तो वो डिविडेंड को एज अ लेजिट इनकम, टैक्सेबल इनकम ऑफर करेगा। अभी अगर किसी भी म्यूचुअल फंड से आपको डिविडेंड इनकम रिसीव होती है, ठीक है, यू आर रिसीविंग अ डिविडेंड इनकम फ्रॉम एनी ऑफ द म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, तो आपका सिंपल सा काम ये होता है कि आप उसको अपने रिटर्न में शो करते हैं और आप उसके ऊपर 10% का टैक्स देते हैं। ठीक है। 10% का टैक्स आपको देना पड़ेगा, सिंप्लीफाइड करके मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है। अब बात आती है होल्डिंग पीरियड की। समझना, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। होल्डिंग पीरियड के केस के अंदर क्या होता है ना, गवर्नमेंट आपको ये प्रमोट करना चाहती है कि आप इक्विटी मार्केट्स में लंबे समय तक बने रहो। आप ट्रेडिंग ना करो कि आज मैंने म्यूचुअल फंड खरीदा 15 दिन बाद बेच दिया, फिर 10 दिन बाद खरीदा 15 दिन। डोंट डू दैट। राइट। गवर्नमेंट चाहती है कि अगर आप 1 साल से ज्यादा समय तक, इक्विटी फंड की जब मैं बात करूं, तो इक्विटी फंड अगर आप मोर देन 12 मंथ्स तक होल्ड कर पाते हो, समझना, तो इसको लॉन्ग टर्म होल्डिंग बोला जाएगा। अगर आप इक्विटी फंड्स को 12 महीने से कम पीरियड में ही खरीद के बेच देते हो तो इसको शॉर्ट टर्म होल्डिंग पीरियड बोला जाएगा। सर ये बाइफरगेशन क्यों करा आपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का? बाइफरगेशन इसलिए करा है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का क्योंकि इन दोनों के ऊपर टैक्स रेट अलग अलग है। मैंने बोला गवर्नमेंट ये प्रमोट करती है कि लॉन्ग टर्म बंदा होल्ड करके रखे, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो मैं उसको एक एडवांटेज दूं, तो वो एडवांटेज कैसे पास ऑन होगा पता है? कि जो शॉर्ट टर्म में बेच रहा है ना उसको मैं पेनल्टी लगा दूं। मतलब शॉर्ट टर्म वाले का टैक्स रेट ज्यादा होगा, लॉन्ग टर्म वाले का टैक्स रेट कम होगा। तो इक्विटी के केस में सरकार बोलती है कि आप 12 महीने से ऊपर होल्ड कर दो तो हम बोल देंगे कि आप लॉन्ग टर्म वाले हो।
डेट के केस में गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपने डेट फंड लिया है बॉस, समझना, तो आपको 3 साल से ज्यादा समय तक उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा, तब हम लॉन्ग टर्म मानेंगे। क्योंकि डेट तो एनीवेज लंबे समय की होती है ना। कोई भी अगर आप डिबेंचर लेने जाते हो तो मिनिमम 5 साल का डिबेंचर मिलता है यार। साल 2 साल के लिए कौन इतना माथाफोड़ी करके पैसा उठाएगा? इससे अच्छा बैंक से सीसी उठा ले, कोई भी कंपनी अगर उठाती है तो, समझना। तो डेट के केस में 3 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, 3 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म। सर अगर हाइब्रिड फंड हो गया तो, यहां थोड़ा सा लॉजिक समझना। हाइब्रिड फंड अगर है और वो इक्विटी ओरिएंटेड है, इक्विटी ओरिएंटेड मतलब इक्विटी जो है इसमें वो मोर देन 65% है टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू का, तो इसको इक्विटी ओरिएंटेड बोल दिया जाएगा। डेट ओरिएंटेड कब बोल दिया जाएगा? जब डेट 65% से ज्यादा है किसी भी फंड के पोर्टफोलियो में। तो इक्विटी ओरिएंटेड है तो बाय डिफॉल्ट आपने सिर्फ नाम हाइब्रिड रख दिया, उससे कुछ थोड़ा ना हो रहा है। समझ रहे हो? आप इक्विटी ओरिएंटेड आपने 65% इक्विटी लेके रखी है, तो इसके केस में भी लॉन्ग टर्म हम मानेंगे अगर आपने 12 महीने से ज्यादा होल्ड करा है। और हाइब्रिड डेट फंड के केस में हम लॉन्ग टर्म मानेंगे जब आपने 36 मंथ से ज्यादा का होल्डिंग पीरियड रखा। सर मेरे को ये समझ में आया कि दोनों का होल्डिंग पीरियड, आप मेरे को बताओ इसके अंदर डिफरेंस क्या है। मतलब अगर मैं होल्डिंग पीरियड वगैरह देखता हूं तो इससे मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, आप देखना। इक्विटी फंड और आर्बिट्राज, आर्बिट्राज फंड में अभी आपको क्लियर करता हूं, अपन अगले पेज पे लिख देते हैं ताकि मैं भूलू ना और मैं आपको बता के ही आगे बढ़ूं कि आर्बिट्राज फंड क्या होता है ना, ये मैं आपको बता के ही आगे बढ़ूंगा, डोंट वरी। ना, प्लीज अंडरस्टैंड कि इक्विटी फंड अगर लॉन्ग टर्म होता है, समझना, तो उस पर टैक्स रेट लगेगा 10% का। और अगर शॉर्ट टर्म होता है तो, समझना प्लीज, शॉर्ट टर्म मतलब आपने 1 साल में खरीद के तुरंत बेच दिया। शॉर्ट टर्म अगर होगा तो इसके ऊपर बिफोर 1 ईयर अगर आप सेल करते हो तो इसके ऊपर 15% लगेगा टैक्सेशन। ठीक है। सिमिलरली हाइब्रिड फंड जहां पर इक्विटी की वैल्यू 65% से ज्यादा होती है, ठीक है, वहां पर भी आफ्टर 1 ईयर है तो 10% लगेगा और शॉर्ट टर्म है तो 15% लगेगा। अपन यहां पर डेट फंड की बात नहीं करेंगे, डेट फंड को अपन मैं अलग से निपटा दूं, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, इक्विटी के अंदर मेजर काम है अपना, मेजर बिजनेस इक्विटी में रहेगा, अपना मेजर इंटरेस्ट इक्विटी में रहेगा। अपन प्रैक्टिकलिटी पे जाते हैं। सर क्या मैं ये कोर्स करके एनआईएसएम का एग्जाम दे सकता हूँ? आप देख सकते हो। मतलब मैंने एनआईएसएम का करिकुलम पढ़ के ही नहीं पढ़ा बनाया है, मैंने मेरे हिसाब से बनाया कि मेरे को क्या क्या चीजें पढ़ानी, जो मोटा माटी चीजें पढ़ानी वो पढ़ानी। ठीक है। इसके अंदर आपको दो डाउट्स आ सकते हैं शीट को देख के, कि सबसे पहले तो ये बता दो कि ये आर्बिट्राज फंड क्या होता है, और दूसरा ये बता दो कि ये इंडेक्सेशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आर्बिट्राज फंड पे आते हैं। आर्बिट्राज करने का मतलब बताऊं क्या होता है? आर्बिट्राज करने का मतलब होता है कि तुरंत एक जगह से खरीद के दूसरी जगह बेच देना, तुरंत बेच देना, 1 मिनट में बेच देना, विद इन अ सेकेंड बेच देना। प्लीज अंडरस्टैंड। जैसे एनएससी, एनएससी मतलब निफ्टी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी। हाइपोथेटिकल एग्जांपल बता रहा हूं। एक स्टॉक का प्राइस एनएससी के ऊपर 1900 रुपए चल रहा है और बीएससी के ऊपर वही स्टॉक का प्राइस 1950 रुपए चल रहा है। क्या आप लोगों को सबका मारवाड़ी दिमाग यहां पर दौड़ गया क्या? बिल्कुल दौड़ गया सर। समझना सर, एक्सचेंज तो मार्केट है बस एक, एक्सचेंज मोह माया है। मैं ये समझूंगा कि एमजी रोड पे कोई शर्ट 1900 में बिक रही है और उसके पीछे वाली गली में वो शर्ट 1950 में बिक रही है, दो अलग अलग मार्केट में एक ही प्रोडक्ट दो अलग अलग प्राइस पे बिक रहा है, तो आप क्या करोगे पता है? आप तुरंत यहां से बाय करोगे और तुरंत यहां पर सेल कर दोगे। आप एनएसी से बाय ऑर्डर डालोगे और आप सेल बीएससी पे कर दोगे, और आप बिना कोई रिस्क और बिना कोई कैपिटल के, समझना, बिना कोई रिस्क और बिना कोई बड़ी कैपिटल के 50 रुपए कमा लोगे। रिस्क नहीं ना, तुरंत खरीद के तुरंत बेचना है। ये मैन्युअली एग्जीक्यूट करना डिफिकल्ट होता है, इसके अंदर क्वांट्स के कंप्यूटेशन लगते हैं। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी जो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी स्पॉट करी जाती है वो क्वांट कंप्यूटेशन से स्पॉट करी जाती है। ठीक है। नाउ कमिंग अहेड, कि सर मेरे को ये समझाइए कि इंडेक्सेशन का मतलब क्या होता है। यानी मैंने अभी देखा कि आपने ऐसा बोला है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो लगेगा वो 10% लगेगा विदाउट इंडेक्सेशन। ठीक है, इंडेक्सेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका 1 मिनट लॉजिक समझ लेना। जैसे मान लो आपने 1991 में
एक प्लॉट खरीदा आपके पापा ने 10,000 रुपए में, 10,000 रुपीज में 10,000 स्क्वायर फीट का पापा ने प्लॉट खरीदा था। आज अपन खड़े 2024 में। अब वो जो प्लॉट है ना, उस प्लॉट पे ही गुड़गांव बन गया है। मतलब वो प्लॉट के आसपास गुड़गांव बना हुआ है पूरा। तो अब ये प्लॉट की कीमत हो गई है 100 करोड़ रुपए। तो आपको क्या, आइडली समझना, आइडली आपको क्या करना चाहिए, 100 करोड़ में से 10,000 माइनस करोगे तो जो बचेगा वो आपकी कैपिटल पे गेन हुआ है ना, आपने 10,000 रुपए से 100 करोड़ रुपए बना लिए, तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा आपको। मतलब कितने पे टैक्स देना पड़ेगा, 99 करोड़ 99 लाख एंड 90,000। इस अमाउंट पे आप टैक्स दे दो 15% का। सर ये तो बहुत रूड बात हो गई। रूड बात कैसे हो गई? सर 10,000 रुपए में मैंने खरीदा था 1991 में, आप क्या वही वैल्यू कंसिडर करोगे? अगर मैं आपको इन दोनों के डिफरेंस के अमाउंट पे टैक्स मांग रहा हूं तो मैं आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं दे रहा हूं। इंडेक्सेशन एक इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट होता है। उसके अंदर क्या बोला जाएगा पता है कि नहीं नहीं यार, आप पुराने आदमी हो, आपने लॉन्ग टर्म किसी असेट को होल्ड करा है, तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। आपने 10,000 में प्लॉट खरीदा था ना 1991 में, 1991 में ये इंडेक्स जो था, से फॉर एग्जांपल ये 250 पे चल रहा था। से फॉर एग्जांपल एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिफाइड इंडेक्स होता है, ठीक है, कैपिटल गेन इंडेक्स बोलते हैं उसको। 2023 में आते आते ये जो इंडेक्स की वैल्यू है, से फॉर एग्जांपल ऐसा मान लो कि वैल्यू 1,500 रुपया हो गई, समझना। तो मैं क्या बोलूंगा पता है कि अगर मेरे को आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट देना है तो अब मैं आपकी प्लॉट की कॉस्ट को 10,000 रुपए कंसिडर नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा 10,000 रुपए की कॉस्ट थी आपकी जब 250 रुपए का इंडेक्स था। आज इंडेक्स की वैल्यू बढ़ के 1,500 रुपए हो गई है। तो आपकी कॉस्ट कितने से बढ़ गई, समझ रहे हो आप? 6 टाइम्स बढ़ी होगी टोटल, है ना, 6 टाइम्स बढ़ी होगी। तो आपकी कॉस्ट हो गई 60,000। समझ लो, मैं आपको 60,000 की कॉस्ट मांग के आपके ऊपर टैक्सेशन लगाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर ये समझ में नहीं आता है तो। दिस इज एन एडवांस इनकम टैक्स कॉन्सेप्ट। और आप देख रहे हो, आपको इंडेक्सेशन समझना जरूरी नहीं है, आपको ये समझना जरूरी है कि इंडेक्सेशन नहीं लगेगा। नाउ इसमें मैं आगे बढ़ूं उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि सर टैक्सेशन लमसम में तो मेरे को समझ में आता है, ठीक है, टैक्सेशन में जब मैं लमसम म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट करता हूं, ठीक है, तब तो मुझे बहुत इजीली समझ में आ जाता है। लेकिन अगर मैं एसआईपी इन्वेस्ट करता हूं तो एसआईपी के अंदर टैक्सेशन कैसे बैठेगा? सुनिए मेरी बात, बहुत बढ़िया। एसआईपी के अंदर टैक्सेशन बताओ, क्योंकि मेन मीट तो यहां पर है। तो मान लो ये आपका 0 मंथ है, ये 1 मंथ है, 2 मंथ है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना, ऐसा करते करते ऐसा मान लेते हैं अपन कि यहाँ पर आते आते ये 7 8 9 10 और ये हमारा 12th मंथ था। आपने क्या करा है सर, आपने 1K की SIP यहाँ डाली है, 1K की यहाँ डाली है, 1K की यहाँ डाली है ना, आपने ऐसे 1 1K की SIP 12 महीने तक डाली है। ये आपका 12th मंथ खत्म हो रहा है यहाँ। अगर मैं यहाँ पर आके इस 13th मंथ में आके कंप्लीट एग्जिट कर देता हूँ, मतलब जो मैंने पूरी 12 महीने की SIP लगाई थी उनको बेच देता हूं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो फर्स्ट मंथ की SIP थी ना, जिसको इस 1,000 रुपए को पूरे 12 महीने हो गए, तो इसको माना जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये चार्ज होगा 10% से। लेकिन जो सेकेंड मंथ की SIP है उसको तो अभी 11 महीने ही हुए हैं। जो थर्ड मंथ की SIP है उसको तो अभी 10 महीने ही हुए हैं। जो फोर्थ मंथ की SIP है उसको तो अभी 9 महीने ही हुए हैं। जो फिफ्थ मंथ की SIP है उसको तो अभी 8th मंथ ही हुए हैं। इनको 12 मंथ्स पूरे कहां पर हुए हैं? अब समझ में आ रही है मेरी बात आपको? तो आपको अगर ये 12 महीने की SIP आपने लगाई, आपने जनवरी से दिसंबर मंथ तक SIP में इन्वेस्टमेंट करा, समझना प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, एंड
आपने अगले साल जनवरी में पूरा माल बेच दिया, तो फेब्रुवरी के बाद वाली जो भी एसआईपी है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के टैक्स में जाएगी, 15% के ब्रैकेट में जाएगी। और जो सिर्फ लास्ट ईयर जनवरी का एसआईपी था, सिर्फ वही लॉन्ग टर्म में जाएगा। सर अगर मैं जनवरी से दिसंबर तक एसआईपी करता हूं और मैं मार्च महीने में एसआईपी बेच देता हूं, तो क्या होगा? तो जनवरी और फरवरी वाली लॉन्ग टर्म में चली जाएंगी, और मार्च महीने, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये जो 10 महीने की इंस्टॉलमेंट्स हैं, एसआईपीज हैं, ये आपकी शॉर्ट टर्म में चली जाएंगी। इन पे 15% का टैक्सेशन लगेगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। नाउ ये एक चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है, ये थोड़ा सा रह गया था कि एक स्ट्रैटेजी और होती है म्यूचुअल फंड एसआईपीस की, जिसके थ्रू आप अपने होम लोन की इंस्टॉलमेंट को तुरंत पे ऑफ कर सकते हो। समझ रहे हो? तुरंत मतलब क्विकली पे ऑफ कर सकते हो। आप होम लोन के अमाउंट को, समझ रहे हो, ड्रास्टिकली रिड्यूस कर सकते हो। प्लीज अंडरस्टैंड, आप ये स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करना कि ये स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी है। और अगर कोई बंदा कैलकुलेशन कर सकता है नीचे, तो प्लीज वो कैलकुलेशन भी मेरे को करके बताना। लास्ट टाइम एक स्टूडेंट है पार्थ मोरे, उसने अच्छा कैलकुलेशन करा था, वो पिन करा हुआ है मैंने। ठीक है, तो आप प्लीज 100% मेरे को इसका कैलकुलेशन भी करके बताना। ठीक है, अब होम लोन में क्या कर सकते हैं, ठीक है। और हमेशा मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि मैं आपको ये एकेडमिकली पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको इसको एग्जीक्यूट करना है तो आपको किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प लेनी चाहिए। ये मेरी तरफ से आपको डिस्क्लेमर है। ठीक है, इधर ध्यान देना। मैं लॉजिकल एकदम घरेलू बात करता हूँ, करोड़ों रुपए वाले सपने नहीं। 30 लाख का लोन लेना है। 30 लाख का लोन लेने मार्केट में पता करने गए, तो मार्केट में एक 20 साल की इंस्टॉलमेंट है, एक 25 साल की इंस्टॉलमेंट है, और एक 30 साल की इंस्टॉलमेंट है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अगर आप 30 लाख रुपए को, लोन को 20 साल में चुकाते हो, तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट आती है वो कुछ 30,000 आती है। समझ लो, अगर आप 25 साल में चुकाते हो तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट आती है वो क्लोज टू 26,000 आती है। और अगर आप 30 साल में चुकाते हो तो वो जो इंस्टॉलमेंट आती है आपकी, मान लो ऐसा एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, वो 21,000 आती है। सुनिए, मान लीजिए कि आपकी रीपेइंग कैपेसिटी 30,000 पर मंथ की है। समझ रहे हो? 30,000 पर मंथ आप डाल सकते हो। उसके बावजूद भी आई वुड सजेस्ट कि आप 21,000 डालिए। समझ रहे हो? मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसके बावजूद भी 21,000 वाला ईएमआई लो। क्या होगा इससे? आप हर महीने अपने सेविंग अकाउंट से 30K विड्रॉल करोगे। ठीक है, 30K हर महीने विड्रॉल होंगे सेविंग अकाउंट से। इसमें 21K जाएंगे ईएमआई में, और 9K जो जाएगा वो जाएगा आपका एसआईपी में, म्यूचुअल फंड की एसआईपी में। ये जो 9,000 है ना, इसकी वैल्यू एक पॉइंट तक आते 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 9,000 अगर आप कंटिन्यू करते हो, तो एक पॉइंट तक आते आते जो टोटल आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू होगी और जो आपका आउटस्टैंडिंग लोन होगा वो बराबर हो जाएगी। और वो बराबर 20 ईयर्स से पहले भी हो सकती है, आपको ये समझना पड़ेगा। तभी तो गेम है ये, कि सर 15th ईयर पे ये वैल्यू बराबर हो सकती है। समझो यार, आज आप 9,000 की इंस्टॉलमेंट भर रहे हो ना, आप तो इसको स्टेप अप भी करोगे ना, आप तो बढ़ाओगे भी इसको। तो मैंने देखा है पर्सनली, लोगों ने 10-10 साल के अंदर अपने लोन कंप्लीट करें हैं। बिलीव मी यार, मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। हिंदुस्तान में घर, अपना घर होना बहुत बड़ी बात होती है भाई। ठीक है, कि यार किसी का अपना घर है हिंदुस्तान जैसी जगह पर। ठीक है, ये टैक्सेशन के रिलेवेंट पार्ट था। ठीक है, मैं आपको फिर एक दो चीज़ बता देता हूँ। हो सकता है यार मेरे से पढ़ाते समय कुछ गलती हो जाए, कुछ थोड़ी चीज़ें इधर उधर हो जाए, तो आप लोग क्या मुझे माफ़ करोगे उस चीज़ के लिए? तो कभी अगर मेरे से कोई बहुत सारी गलतियां होती है मेरे से, लोगों ने मजाक भी उड़ाया उसका कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे कि ये तो गलत पढ़ा देता ही है। मैं हर गलती जो भी मेरे से होती है और कोई स्टूडेंट हाईलाइट करता है ना, मैं हमेशा कमेंट के अंदर उसको एक्नॉलेज कर देता हूँ कि यस इट इज़ माय मिस्टेक। ठीक है, तो एक तो ये बात करनी थी। दूसरी बात ये करनी थी कि आप मेरे को वाकई में बताओ कि आपको म्यूचुअल फंड सीरीज कैसी लग रही है। आप लोगों के बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, आई एम रियली वेरी हैप्पी।
ठीक है, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, मैं पूरी खत्म करूंगा, मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। और मैं आपको डिटेल में ये भी बताऊंगा कि आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बन सकते हो, क्या रोड मैप होता है, क्या पाथवे होता है। ठीक है, देखो यार, देखते हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, उनको भी लेके आएंगे, किसी बड़े सेलिब्रेटेड म्यूचुअल फंड एडवाइजर से भी बात चल रही है। लेट्स सी यार, कृपा अगर रही ऊपर वाले की तो जल्दी वो लोग भी आएंगे। ठीक है, तो ये मेरा टैक्सेशन रिलेटेड एस्पेक्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हॉट टॉपिक है, ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। हम ईटीएफ पे बढ़ें, हम ईटीएफ पे आगे बढ़ें, इसके पहले मुझे ये चीज समझनी पड़ेगी कि ईटीएफ की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो यार, आप है ना थोड़ा सा प्रोफेशनल जैसा समझने की कोशिश करो, आप बच्चों के जैसे मत समझो यहाँ बैठ के, क्योंकि मैं आपको बच्चा नहीं समझ के पढ़ा रहा हूँ। मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल को ट्रेन कर रहा हूँ, जो फ्यूचर में जाके लोगों को एडवाइस करेगा, डेफिनेटली आफ्टर टेकिंग ऑल द एग्जाम्स एंड ऑल द लाइसेंसेस, कि लोगों को वो एडवाइस करेगा कि वो कहां पर अपना बेस्ट अलोकेशन ऑफ फंड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ म्यूचुअल फंड में हमेशा लिक्विडिटी की कमी पाई जाती है। दो तरीके से आपको बड़ा रिस्क आ सकता है म्यूचुअल फंड में। एक, कि म्यूचुअल फंड के पास जो पोर्टफोलियो है, मतलब म्यूचुअल फंड ने जिन भी असेट्स में इन्वेस्ट करके रखा है, कोई भी शेयर में इन्वेस्ट करके रखा है, म्यूचुअल फंड उसको बेच नहीं पा रहा है। सर, ऐसा होता है क्या कि म्यूचुअल फंड किसी स्टॉक को बेच नहीं पा रहा है? अरे आप भी नहीं बेच पाओगे, म्यूचुअल फंड तो बहुत दूर की बात है। आपको अगर किसी स्टॉक को बेचना है, तो क्या मार्केट में उसका बायर खड़े रहना चाहिए क्या? आप समझ में आ रही है मेरी बात आपको? अगर आपको बेचना है तो क्या बायर खड़े होना चाहिए मार्केट में? बिल्कुल, मार्केट में बायर होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज इतने बड़े हो जाते हैं, उनके पास इतनी बड़ी बड़ी होल्डिंग्स आ जाती हैं कि वो चाहते हुए भी पूरी होल्डिंग एक साथ नहीं बेच सकते। आप समझ रहे हो, कोई म्यूचुअल फंड है जिसने एल एन टी लिमिटेड की 6% होल्डिंग रखी हुई अपने पास, कि वो एल एन टी का 6% का मालिक है। अगर वो पूरी की पूरी होल्डिंग एक ही दिन में डंप करने की कोशिश करता है, तो क्या आपको लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव चीज होगी? बिल्कुल भी नहीं। आप समझो, जब लोगों को लगेगा कि कोई बहुत बड़ा प्लेयर है जो 6% शेयर्स बेच रहा है एलएनटी के, तो कोई खरीदेगा क्यों यार उसको? समझ लो, और इतने लोग भी तो होना चाहिए जो खरीद लें 6% की होल्डिंग। तो क्या होता है, ये जो लिक्विडिटी बिकती है, जो पोर्टफोलियो लिक्विड होता है ना, पोर्टफोलियो जब सेल ऑफ होता है म्यूचुअल फंड्स का, तो वो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। आप देखेंगे अभी सेबी ने, सेबी की जो यू नो मेन बॉस है, चीफ बॉस सेबी की जो है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमारे हिसाब से स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर एक बबल क्रिएट हो रखा है। ठीक है, और ये जो बबल है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम देगा। तो उन्होंने सारे म्यूचुअल फंड्स को बोला कि चलो भाई स्ट्रेस टेस्टिंग करो। स्ट्रेस टेस्टिंग का मतलब क्या है, कि अगर आपके सारे यूनिट होल्डर, म्यूचुअल फंड के सारे मेंबर एक ही दिन में आपके पास आ गए कि पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ, और आपको पूरा का पूरा पोर्टफोलियो बेचना पड़ गया, तो वो पोर्टफोलियो बिकने में कितने दिन का टाइम लग जाएगा? ये लिक्विडिटी होती है जो क्राइसिस होती है अंडरलाइंग एसेट। दूसरी क्राइसिस क्या होती है पता है? म्यूचुअल फंड यूनिट को बेचने में टाइम लग जाता है। मेरे पास सर 10 लाख रुपए की म्यूचुअल फंड यूनिट है, समझना, लॉजिकल समझना। ये मेरे को रातों रात आज जरूरत पड़ गई, मेरे को कल सुबह 12 बजे पैसा चाहिए, कल सुबह 1 बजे पैसा चाहिए, परसों 1 बजे पैसा चाहिए, मैं क्या करूं? आप अगर इसको म्यूचुअल फंड हाउस को दोगे, तो म्यूचुअल फंड हाउस आपको जाके फिर क्या करेगा? म्यूचुअल फंड हाउस 3 दिन का टाइम लेगा, T+3, टी मतलब जिस दिन आपने ट्रेड डाला सेल का, उससे 3 दिन और। ठीक है, तो T+3 का ट्रेड देगा, समझ लो 3 दिन बाद पैसा आएगा। सर, ऐसा कुछ जुगाड़ हो सकता है कि म्यूचुअल फंड में मैं तुरंत बेच पाऊं? बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, ये जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, इसी को दूर करने के लिए जन्म हुआ ईटीएफ्स का। ईटीएफ्स बोले तो सर, ईटीएफ्स बोले तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। थोड़ा सा ध्यान देना, म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड क्या करेगा? म्यूचुअल फंड है ना, यूनिट्स इशू करेगा। ये यूनिट ए को इशू कर दी, ये बी को यूनिट इशू कर दी, ये सी को यूनिट इशू कर दी, ये डी को यूनिट इशू कर दी। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, इन लोगों को म्यूचुअल फंड ने अपनी अपनी यूनिट इशू करी 10 रुपए पे। अब क्या होता है ना,
मिस्टर बी को अगर ये यूनिट बेच के पैसा उगाना है तो उनके पास अभी एक ही ऑप्शन है कि आपको म्यूचुअल फंड में जाना पड़ेगा और विड्रॉवल रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। म्यूचुअल फंड इस टाइम क्या करता है, ये जो यूनिट होती है ना, इनको म्यूचुअल फंड एक्सचेंज में लिस्ट करा देता है, एनएससी। जैसे ही ये एनएससी में लिस्ट हो जाती हैं, अब म्यूचुअल फंड का काम बिल्कुल खत्म हो गया। समझना, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अब बी के पास जो है ना, वो म्यूचुअल फंड की जो यूनिट है, आप ऐसा समझ लो कि वो यूनिट नहीं है, अब उसके पास वो शेयर्स है। तो क्या करेगा बी है ना, मार्केट में जाएगा, बोलेगा मेरे पास एक यूनिट है जो 10 रुपए में मैंने खरीदी थी, कोई इसको 10 रुपए 50 पैसे में खरीदने को तैयार है क्या? समझना। तो क्या बोलेगा, कोई एक नया बंदा होगा जिसको ये म्यूचुअल फंड खरीदना है और उसको आज ही खरीदना है। तो क्या बोलेगा, चलो मैं इसको खरीदता हूं, लेकिन मैं इसको 10 रुपए 45 पैसे में खरीदूंगा, 10 रुपए 50 पैसे में नहीं खरीदूंगा। सुनना मेरी बात, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो ये क्या बोलेगा, चलो अच्छा ठीक है, 10 रुपए 45 पैसे में मैंने बेचा। जैसे ही ये बायर और सेलर का प्राइस मैच हो जाता है, यहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, और ये जो म्यूचुअल फंड यूनिट ए के पास थी, अब ये डायरेक्टली इस मिस्टर ई के पास ट्रांसफर हो गई। इसमें म्यूचुअल फंड हाउस का कोई लेना देना, कोई रोल नहीं है। समझ में आ रहा है बात आपको? यहां पर क्या हो रहा है, मार्केट के अंदर जब ईटीएफ ट्रेड होते हैं, मार्केट के अंदर जब ईटीएफ्स ट्रेड होते हैं, तो वो ईटीएफ्स एक यूनिट होल्डर से दूसरे यूनिट होल्डर के पास ट्रेड होते हैं, ना कि म्यूचुअल फंड हाउस से यूनिट होल्डर के पास ट्रेड होते हैं। समझ रहे हो, ये शेयर जैसे ट्रेड होते हैं। जैसे रिलायंस का शेयर अगर मेरे को खरीदना है आज, तो मैं डायरेक्ट कंपनी से जाके थोड़ा ना खरीदता हूँ, मैं उस व्यक्ति से खरीदता हूँ जिसके पास ऑलरेडी रिलायंस का शेयर है और वो शेयर को बेचना चाहता है। समझ रहे हो? तो मार्केट एक्सचेंज क्या करता है, एक्सचेंज दो अलग अलग लोगों को मिलाता है जिनकी बिल्कुल सेम और एग्जैक्ट अपोजिट रिक्वायरमेंट है। एक को खरीदना है, एक को बेचना है। एक को 10 यूनिट खरीदनी है, एक को 10 यूनिट बेचनी है। एक को 10 रुपए 50 पैसे में बेचना है, एक को 10 रुपए 45 पैसे में बेचना है। उप्स, यहां पर मिसमैच हो रहा है। तू 10 रुपए 45 पैसे में बेचेगा क्या? हाँ, बेच दूंगा। तो इससे मेरे को एडवांटेज क्या हो रहा है? इससे मेरे को एडवांटेज ये हो रहा है कि मेरे को लिक्विडिटी तुरंत मिल रही है। समझ रहे हो? अब आप समझना सर, यहां पर एक प्रॉब्लम हो सकती है, जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो बता रहा हूं। ठीक है, ये हूं मैं। ठीक है, और ये है मेरा दोस्त। समझना, हम दोनों ने एक ही म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदी, सेम म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदी। दोनों की म्यूचुअल फंड यूनिट मार्केट में ट्रेड होती हैं, तो जैसे ही म्यूचुअल फंड यूनिट मार्केट में ट्रेड होती है, उसको ईटीएफ बोला जाता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है सर, मेरी मार्केट में ट्रेड होती है लेकिन मेरे पास है। ठीक है, इस म्यूचुअल फंड की कल जो प्राइस थी, मैंने आपको कल पिछले सेशन में बताया था कि म्यूचुअल फंड का जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर होता है वो दिन में एक बार एनएवी आती है। तो इसकी जो कल की एनएवी थी, वो कल की एनएवी थी 12 रुपए। मेरे दोस्त ने क्या करा, इस म्यूचुअल फंड के ईटीएफ को मार्केट में बेचने गया। समझना, और उसने मार्केट में इसको 13 रुपए में बेच दिया। सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो सर, ये 12 रुपए और 13 रुपए दोनों में से मैं कौन सी एनएवी लूंगा? मेरा बोलने का मतलब यह है कि अगर म्यूचुअल फंड ईटीएफ नहीं होता है, तब तो उसकी एनएवी दिन में एक बार आती है। लेकिन अगर ईटीएफ होता है, तो उसकी जो एनएवी है वो तो मार्केट से डिसाइड होगी ना, वो तो पल पल बदलती जाएगी। तो ईटीएफ का जो प्राइस होता है ना, इसको एनएवी नहीं बोला जाता है, इसको इंडिकेटिव एनएवी बोला जाता है। इसको इंडिकेटिव एनएवी बोला जाता है। इंडिकेटिव एनएवी और एक्चुअल एनएवी के अंदर फर्क हो सकता है, जैसे कि समझिए, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। से मान लो एक म्यूचुअल फंड है, उस म्यूचुअल फंड ने क्या करा है, निफ्टी के 25 स्टॉक्स में पैसा लगाया है। मतलब निफ्टी 50 में पैसा नहीं लगाया उसने, निफ्टी को हाफ करा है, 25 स्टॉक्स चुने निफ्टी 50 में से, उसमें पैसा लगाया। ये म्यूचुअल फंड बना, इसकी यूनिट आई,
और इसकी यूनिट ईटीएफ बनी। ये म्यूचुअल फंड बहुत हिट हो गया, समझ रहे हो आप। म्यूचुअल फंड ने इस टाइम क्या करा है, कुछ समय के लिए, टेम्पररी पीरियड के लिए नए सब्सक्रिप्शन रोक दिए। तो लोग जिनको इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, वो डायरेक्टली अब म्यूचुअल फंड हाउस में जाके इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो उनके पास क्या ऑप्शन बचता है इन्वेस्ट करने का, कि वो मार्केट में जाएं और मार्केट में जाके ईटीएफ ले लें। समझ रहे हो आप। तो क्या हुआ, इससे डिमांड बहुत बढ़ गई है मेरे म्यूचुअल फंड की, इस ईटीएफ की बहुत डिमांड बढ़ गई है। अब ध्यान से समझना। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है कि इस म्यूचुअल फंड की भारी डिमांड है, लोग बाय ऑर्डर लगा के बैठे हुए हैं कि मेरे को तो ये म्यूचुअल फंड खरीदना है, ईटीएफ का बाय ऑर्डर लगा के बैठे हुए हैं। आप समझो कि एक पर्टिकुलर डे पर ये जो निफ्टी 50 के 25 स्टॉक हैं, इनमें सिर्फ 1% का मूवमेंट आया। एक्चुअल में ये 25 स्टॉक्स मिला के 1% ऊपर बढ़े। लेकिन हो सकता है ऐसा हो जाए, समझना, हो सकता है ऐसा हो जाए कि इन 25 स्टॉक की ही जो आपकी म्यूचुअल फंड की ईटीएफ है, वो 1% से ज्यादा बढ़ जाए। समझ रहे हो आप। वो 2% 3% तक बढ़ जाए। ये क्यों, मतलब देयर वुड बी अ गैप बिटवीन आई एन ए वी एंड एन ए वी। और ये जो गैप है ना, दिस गैप इज बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर। समझना, डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर के कारण आईएनएवी, क्योंकि ईटीएफ में एक्स्ट्रॉर्डनरी ज्यादा डिमांड है, जब ज्यादा लोग खरीदने खड़े हैं ना, तो व्यक्ति उसको ऑटोमेटिकली महंगा कर देता है, कि सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड ज्यादा है। मैं आपको एक ऐसा केस दिखाता हूं, आप सुन के चौंक जाओगे कि ये क्या हो गया। लेकिन आप उसके पहले ये टर्म समझ लो, मैं एक्चुअली लाइव आपको केस दिखाता हूं। सुन के आप यू विल बी सरप्राइज्ड, करे हाउ इज इट पॉसिबल। देयर इज दिस थिंग कॉल्ड एज फ्रीक ट्रेड। फ्रीक ट्रेड क्या होता है वो समझना, होता रहता है ये, और ये गलती से हो जाता है लोगों की। ठीक है, ये मेरे साथ भी हुआ है, मतलब मैं प्रॉफिट में रहा हूं इसमें। मैं बताता हूं आपको कैसे होता है। ठीक है, मान लो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति क्यों यार, आप ही हो। ठीक है, आपको ये ईटीएफ बेचना है मार्केट में। ठीक है, या आपको ईटीएफ खरीदना है मार्केट में। से फॉर एग्जांपल यू आर अ बायर, यू वांट टू बाय द ईटीएफ, क्योंकि गलती यूजुअली बायर करता है इसमें, सेलर भी गलती कर देता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन अपन बायर वाली गलती को लेके एग्जांपल बनाते हैं। ईटीएफ का जो एक्चुअल प्राइस है ना, एक्चुअल प्राइस है 10 रुपए 50 पैसे। आपने क्या करा, जब आपने बाय का ऑर्डर डाला, सुनना, जब आपने बाय का ऑर्डर डाला, तो आपने 10 रुपए 50 पैसे का ऑर्डर नहीं डाला, आपने 105 रुपए का ऑर्डर डाला। समझ रहे हो आप। आपने 105 रुपीज का ऑर्डर डाला, गलती से हो गया, आपने डेसिमल इधर को उधर कर दिया। तो अब क्या है पता है, अब मार्केट को ये पता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो 105 रुपए में खरीदने को बैठा है 10 रुपए की चीज। वैल्यू उसकी 105 रुपए नहीं है, समझो आप मेरी बात। आपने गलती कर दी, फ्रीकीनेस में वो ट्रेड डाल दिया। ठीक है, तो क्या करेगा पता है सेलर, जो भी समझदार सेलर होगा ना, जो इसको नोट कर लेगा इस चीज को, वो तुरंत अपने ईटीएफ को 105 रुपए में सेल पे डाल देगा। और जैसे ही ये प्राइस और क्वांटिटी मैच हो जाएगी, ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और कुछ समय के लिए स्क्रीन पे आपको 10 रुपए 50 पैसे का जो ईटीएफ है, उसकी कीमत सीधे 105 रुपए दिखेगी। समझ रहे हो आप, 10x दिख जाएगी सिंगल डे में। सर ऐसा होता है क्या, समझ रहे हो, ऐसा हजारों बार होता है, बार बार होता है, हर बार होता है। मैं आपको दिखाता हूं, और फिर आप देख के मेरे को बताना कि ऐसा होता है क्या। ठीक है, गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ फ्रीक ट्रेड। देखो क्या हुआ, गोल्ड ईटीएफ, एक्सिस बैंक का जो गोल्ड का ईटीएफ था ना, उसमें 6500% का स्पाइक आ गया। मतलब वो 6.5 गुना भाग गया वो स्टॉक।
समझ रहे हो आप? 6.5 गुना भाग गया। यू नीड टू अंडरस्टैंड ये कैसे हुआ, हाउ इज इट पॉसिबल, ये चीज कैसे हुई, समझना। म्यूचुअल फंड हैज reduced the face decided to reduce the face value of two funds to boost the liquidity। समझेंगे अपन, उन्हें स्प्लिट कर दिया स्टॉक को, ठीक है। इट नोटिस द एनोमलीज इन इट्स प्राइस ऑन द NSE आफ्टर ट्रेडिंग बिकम एट 9:15 एंड आस्क्ड द एक्सचेंज टू टेक द करेक्टिव एक्शंस। इन्होंने क्या करा, एक्सिस म्यूचुअल फंड ने अपने फेस वैल्यू के अंदर कुछ चेंजेस करे। जब फेस वैल्यू में उन्होंने चेंज करा, जो 10 रुपए की फेस, उन्होंने क्या बोला कि आपके पास जो 100 रुपए की यूनिट है ना, वो 100 रुपए की नहीं है, वो 50 रुपए के दो टुकड़े हो गए। 100 रुपए की एक यूनिट की जगह अब हम उसको 50 रुपए के दो टुकड़े मान लेते हैं। तो जब भी ऐसा करोगे तो क्या होगा, कीमत कम हो जाएगी ना, तो लिक्विडिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जैसे MRF का एक शेयर 1.5 लाख रुपए का है, लेकिन वो एक शेयर को तोड़ के अगर 100 शेयर कर देते हैं तो 1500 रुपए के 100 शेयर है। समझ रहे हो आप? इट्स 1500 रुपीज का एक शेयर होगा, तो ज्यादा लोग खरीद पाते हैं उसको। तो जब उन्होंने ये फेस वैल्यू के स्प्लिट करा ना, तो उस स्प्लिट के दौरान कुछ लोगों को वो चीज पता नहीं थी कैसे स्प्लिट हुआ है, ठीक है। उन लोगों ने कुछ फ्री ट्रेड डाल दिए और उसके कारण 6500% के प्राइस हाइक पे कुछ ट्रेड्स हो गए। फिर एक्सचेंज ने करेक्टिव एक्शन लिया कि नहीं नहीं, ये सब गलत था, ऐसा नहीं होता है, और हम इस ट्रेड को कैंसिल करते हैं। ये ट्रेड एक्चुअली में एग्जीक्यूटेड होने के बाद भी हम एग्जीक्यूशन के बाद इन ट्रेड्स को कैंसिल कर देते हैं। तो आप ये समझना दैट यू नो दिस इज अ वेरी वास्ट एरिया टू अंडरस्टैंड। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ETF को कैसे इवेल्युएट करते हो, और फिर अपन स्टार्ट करेंगे कि अपन एक्चुअल में म्यूचुअल फंड का इवेल्युएशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही था। आई होप आप लोगों को मेरा काम, मेरी मेहनत बहुत पसंद आई होगी। यार यहाँ पर है ना, जो भी स्टूडेंट यहाँ तक बैठ के देख रहे हैं, तो आई नो दैट यू आर सिंसियरेस्ट ऑफ द लॉट, ठीक है। आप सबसे सिंसियर स्टूडेंट हो। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि यार ये काम मैं अकेले नहीं करता हूँ, ठीक है। क्या आप लोग कमेंट में मेरी टीम को अप्रिशिएट कर सकते हो, टीम TVS लिख के? हमारे बोले सर हमसे क्या क्या काम कराते हो आप? कुछ भी नहीं करना है। आप ये समझो, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा कि कौन लोग काम कर रहे हैं कौन नहीं, वाई इट्स नॉट नॉट इवन अ मैटर ऑफ कंसर्न। आप ये समझो कि आई एम जस्ट 5% ऑफ वॉट यू आर सीइंग, ठीक है। सारा का सारा काम मेरी टीम के बंदे करते हैं, ठीक है। आई एम वॉट आई एम बिकॉज ऑफ टीम TVS। तो प्लीज़ आप कमेंट में उनको भी अप्रिशिएट कीजिए, नॉट ओनली मी, ठीक है। दे इक्वली डिजर्व योर अप्रिसिएशन। जैसे NISM में जो नोट्स बनाने का काम था, आप देखे कितने धांसू नोट्स बने थे NISM के, पूरी टीम ने मिलकर बनाए थे, ठीक है। टीम नए नए टॉपिक्स, नया रिसर्च, नया ग्राफिक, एवरी थिंग इज बीइंग डन बाय देम, ठीक है। डेफिनेटली मेरा एक ओवरव्यू रहता है, लेकिन अगेन यार, जो वो लोग करते हैं वो तो वही लोग कर पाते हैं ना। मतलब एक आदमी कितना सारा काम करेगा सब चीज़ों का लाइव कर पाना, जहाँ मैं अकेला रहता हूँ वहाँ मैं बहुत बड़े फकअप्स कर देता हूँ। तो अगेन मेरा आप लोगों से, सब लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है ब्रो, कि टीम TVS के लिए 2 बार हिप 3 बार हिप हिप हुर्रे कर देना कमेंट में। बस आज के लिए इतना ही था। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।